हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था बैंक, उसके अर्थ और उसके उद्भव के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बैंकों वर्गीकरण मतलब उसके मुख्य प्रकार के बारे में। तो बैंकों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है वाणिज्य मतलब व्यापारी बैंक, और उसके बाद दूसरा प्रकार है इसका मध्यस्थ बैंक। मध्यस्थ बैंक जिसे सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, और भारत की जो मध्यस्थ बैंक है वो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सबसे पहले हम व्यापारी बैंकों की बात कर ले तो व्यापारी बैंक उसको बोलेंगे जो भारत के अंदर 1949 में जो बैंकिंग कंपनी धारा के मुजब जितनी भी बैंकें हैं उसे हम व्यापारी बैंक बोलेंगे। उसमें ही आपको जितना भी ये बैंक दिख रहा है ये सारी की सारी व्यापारी बैंकें हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कैनरा, आईसीआईसी, फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जितनी भी बैंकें हैं ये सब व्यापारी बैंक हैं। तो व्यापारिक बैंक बोलते किसको हैं? व्यापारी बैंक की व्याख्या है व्यापारी बैंक એટલે એવી સંસ્થા જે બેન્કિંગ અંગેની વ્યવહારો કરે એટલે કે દેશમાં રોકાણ વધારવા માટે પ્રજાની થાપડો સ્વીકારે જે ગ્રાહકોને જરૂર પડે ત્યારે પછી મળે અને જેમાંથી ચેક, ડ્રાફ્ટ, पे ऑर्डर वगैरह द्वारा उपाड़ થઈ શકે। अब यहाँ पे व्यापारी बैंकों की डेफिनेशन दे दी है कि व्यापारिक बैंक एक एवी संस्था है जो बैंकिंग व्यवहारों करे। मतलब बैंकिंग व्यवहारों में क्या होगा, बैंक क्या क्या काम करते हैं, तो वो लोगों की जो रोकाण होती, जो लोगों की थापड़ों होती है, जो जितने भी लोगों के पास थोड़ी बहुत बचत पूंजी होती है वो उनको क्या करती है, स्वीकारती है, मतलब अपने बैंक के अकाउंट में जमा करती है। आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक में जाके जमा कर सकते हो खाता खुलवा के, तो बैंक भी यही करती है। और आपको अगर ज़रूरत हो तो वो आपको आपके पैसे जो हैं वो वापस निकालने की भी सुविधा देती है। उसके लिए वो चेक देती है, ड्राफ्ट देती है, पे ऑर्डर, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सारी फैसिलिटीज़ देती है। तो ऐसी संस्था को हम क्या बोलेंगे? व्यापारी बैंक। व्यापारी बैंक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो नफ़ों का होता है। वो आपके पैसे स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन वो आपके पैसे को वो कहाँ कर देती है, वो किसी और को लोन दे देती है, जिससे उसको ज़्यादा ब्याज मिलता है और आपको वो कम ब्याज में पैसे जमा लेती है। तो इस तरीके से व्यापारी बैंक काम करती है। व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्यों की बात करें तो उसके कार्यों को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला कार्य है उसका मुख्य कार्य है, और दूसरा जो कार्य है उसका गौण कार्य है। हम सबसे पहले मुख्य कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि व्यापारी बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं। उसमें से सबसे जो पहला मुख्य कार्य है वो है थापड़ों स्वीकार भी। बैंक आपकी जो थापड़ होती है, मतलब आपकी जो जमा पूंजी होती है, जो भी बचत होती है, सेविंग होती है, वो स्वीकारती है, मतलब वो अपने पास जमा करती है। कैसे जमा करेगी? तो उसके लिए अलग अलग खाते होते हैं। आपको जो खाता खुलवाना हो आप बैंक में खुलवा सकते हो। कौन कौन से खाते होते हैं? बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, रिकरिंग, और उसके बाद मुद्दत खाता जिसको फिक्स डिपॉजिट एफडीबी बोलते हैं। बचत खाता क्या होता है? बचत खाता नॉर्मल से जो आम आदमी होते हैं, जो जिनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है, वो बचत खाता खुलवा के उसमें पैसे जमा कर देते हैं, और उस पैसों को बैंक जमा करके उस पर से थोड़ा बहुत ब्याज आपको देती है, उसे बचत खाता बोलेंगे। चालू खाता में क्या होता है? चालू खाता ये व्यापारियों का खाता है। मतलब चालू खाता कौन खुलवाता है? व्यापारी लोग इसको खुलवाते हैं, क्योंकि उनको पैसे की जो लेवड़ देवड़ है वो ज़्यादा होती है। आप चालू खाता में से जितनी बार चाहो उतनी बार आप पैसे निकाल सकते हो, और जितने चाहो उतनी बार जमा कर सकते हो। इसीलिए ये व्यापारियों के लिए ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि इसको व्यापारी लोग ही खुलवाते हैं, क्योंकि उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिकरिंग खाता की बात करूँ तो रिकरिंग खाता कुछ इस तरीके से होता है। इसमें निश्चित समय होता है, निश्चित रकम होती है। मतलब आपको निश्चित समय में निश्चित रकम जमा करानी पड़ेगी, और इसकी एक निश्चित समय अवधि होती है। सपोज अगर आपको 1 साल के लिए रिकरिंग खाता खुलवाना है तो आपको हर महीने कुछ रकम ऐसी होगी जो आपको हर महीने भरनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि 1 महीने के अंदर अगर आप 5,000 का रिकरिंग खाता खुलवाते हो, उसको आपको 1 साल तक भरनी है, तो हर महीने 5,000 आपको अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा रिकरिंग खाता में, और 1 साल तक को आपको ऐसे ही हर महीने जमा कराने पड़ेंगे। फिर 1 साल बाद वो बैंक आपको सारे पैसे ब्याज के सहित वापस कर देगी। तो इस तरीके से रिकरिंग खाता होता है। फिक्स डिपॉजिट मुद्दत खातु
अगर आपको पैसे की बहुत लंबे समय तक ज़रूरत नहीं, आपके पास पैसा है और उसकी ज़रूरत नहीं है आपको बहुत लंबे समय तक, तो आप मुद्दत खातू या तो फिर फिक्स डिपॉजिट खाता खुलवा सकते हो। इसमें बहुत लंबे समय का समयावधि होती है इसकी। आप एक बार पैसे जमा करा दो तो जब तक इसकी समयावधि पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। इसका फ़ायदा एक ये है कि इसमें जो ब्याज की दर होती है बहुत ज़्यादा होती है, आपको इसके बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है ये तीनों के कंपैरिजन में। ये पहला कार्य था। दूसरा इसका जो कार्य है वो है धिराण सवलतों पूरी पाड़वी। मतलब बैंक आपको क्या देती है, लोन। आपको अगर लोन की ज़रूरत हो तो आप लोन ले सकते हैं। अब लोन होता क्या है, तो लोन अलग अलग प्रकार से होता है। आपको होम लोन लेना है घर के लिए, वो आप ले सकते हो। आपको व्हीकल खरीदनी है तो व्हीकल लोन, मतलब गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए व्हीकल लोन ले सकते हो। उसके अलावा गोल्ड लोन भी होता है। बहुत सारे लोन होते हैं, वो लोन आप बैंक से ले सकते हो। उसके बदले में आपको कुछ बैंक में गिरवी रखना पड़ता है। लोन अलग अलग प्रकार से दी जाती है, जिसमें टूका गाड़ा, मध्यम गाड़ा और लंबा गाड़ा, ऐसे 3 तरह के लोन की जो टाइम होती है, ड्यूरेशन, वो होती है। सबसे पहले टूका गाड़ा की बात करें तो वो 1 साल के लिए होता है। मतलब आपने जो भी लोन लिया है उसको 1 साल में आपको पूरा भरना पड़ेगा। मध्यम गाड़ा में 1 से 5 साल तक होता है और लंबा गाड़ा में 5 से 10 साल 15 साल तक होता है। उसके बाद जो तीसरा कार्य है वो है चुकवणी અને उपार पूरी पारवानी कामगिरी। अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं अपना खाता खुलवा के, तो बैंक आपको ये सुविधा देता है कि वो पैसे आप उसमें से निकाल भी सकते हो। तो वो पैसे निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए बैंक आपको अलग अलग चीज़ें देता है, जैसे कि चेक देता है, ड्राफ्ट देता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम। ये इन चीज़ों की वजह से आप पैसे बैंक में से निकाल सकते हो। फिर उसके बाद चौथे कार्य की उसकी बात करें तो वो है साख सर्जन कामगिरी। साख सर्जन कामगिरी ये थोड़ा समझने वाली बात है। साख सर्जन कामगिरी को हम CER के रूप में समझते हैं। CER का मतलब, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है कि सपोज अगर कोई एक बंदा है, उसने बैंक में 1,000 रुपये जमा किए, तो बैंक वो 1,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में, उसके बैंक अकाउंट में डाल देगी। तो बैंक उसको पैसे को अपने पास नहीं रखती है, उसमें से कुछ पैसा ऐसा होता है, कुछ प्रतिशत, कुछ टका ऐसा होता है जो वो अपने पास रखती है। बाकी जितना पैसा बचता है वो उसका क्या दे देती है, लोन दे देती है। सपोज मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि किसी एक बंदे ने 1,000 रुपये जमा किए, बैंक उसका 10% अपने पास रखेगी, मतलब 100 रुपया वो अपने पास रखेगी। बाकी जितने बचते हैं, मतलब 900, उसका 90% वो क्या कर देगी, उसका किसी दूसरे इंसान को लोन दे देगी। और वो लोन का जो खाता होगा, लोन का भी खाता बनता है, अकाउंट में आपने सीखा होगा, तो वो जो लोन का खाता होगा वो दूसरे, उसी बैंक के कोई दूसरे ब्रांच में खुलवाएगी। तो वो बंदा कहाँ पड़ेगा, वो पैसा वहाँ पे भरेगा। तो वहाँ पे 900 अगर वो जमा करेगा लोन का पैसा, तो ये जो लोन का पैसा है 900, उसमें से भी वो दूसरी जो ब्रांच होगी वो क्या करेगी, 10% अपने पास रखेगी। बाकी 90% मतलब 810 रुपये वो क्या करेगा, वो दूसरा जो ब्रांच होगा वो भी लोन दे देगा और उस लोन का खाता वो किसी तीसरे ब्रांच में खोलेगा। तो वो बंदा जो होगा लोन लेने वाला, वो भी क्या करेगा, वो तीसरे अकाउंट में, जो तीसरी ब्रांच होगी उसमें पैसा भरेगा। उसमें से जो ब्रांच होगी उसमें से वो भी यही करेगी, 10% अपने पास रखेगी, बाकी जितना पैसा बचा वो क्या कर देगी, लोन दे देगी। और वो लोन का खाता जो होगा किसी इंसान को लोन दे देगी और वो लोन का खाता होगा वो किसी और ब्रांच में वो खुलवाएगी। तो इस तरीके से वो क्या करती है, बैंक लोगों की जमा तो स्वीकार करती है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा जो जमा करते हैं वो अपने पास रखती है और बाकी सब क्या कर देती है, लोन दे देती है। तो इस तरीके से बैंक साख सर्जन का काम करती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है, तो जितना ज़्यादा वो लोन देगी उतना ज़्यादा उसके पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उनके पास इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा। और जितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा उतनी ज़्यादा वो उनकी कमाई, मतलब उनको नफ़ा होगा। उसके बाद बात करें हम अंतर बैंकिंग व्यवहारों। अंतर बैंकिंग व्यवहारों मतलब बैंक आपस में जो व्यवहार करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से जो व्यवहार करता है उसको हम अंतर बैंकिंग व्यवहारों कहते हैं। 2 तरीके से होता है, कॉल मनी और नोटिस मनी। आपने शायद पढ़ा हो, 11th में आ चुका है ये पॉइंट। तो इसमें होता क्या है कि सपोज एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम, SBI के 2 ब्रांच है।
तो दो में से एक ब्रांच में अगर पैसा कम पड़ता है, मतलब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जो ब्रांच होगी वो उसके आसपास जो ब्रांच होगी उससे वो क्या करेगी, पैसा उधार लेगी या तो फिर उससे पैसा मांगेगी। तो ऐसे यानी एक बैंक अगर दूसरे बैंक से पैसा मांगती है तो उसको हम अंतर बैंकिंग व्यवहार हो, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जो भी पैसे की लेवड़ देवड़ होती है उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर बैंकिंग व्यवहार हो। दो तरीके से होता है, एक कॉल मनी, नोटिस मनी। कॉल मनी किसे बोलेंगे, दोनों सेम ही है, दोनों में ही पैसे की लेवड़ देवड़ होती है एक बैंक से दूसरे बैंक में, लेकिन जो कॉल मनी है और नोटिस मनी है उसमें मेन जो तफावत है वो यही है कि दिवस, दिन। कॉल मनी की बात करें तो वो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ले सकते हो, लेकिन वो सिर्फ कितने दिन के लिए होगा, एक दिन के लिए, एक दिवस के लिए। वहीं हम नोटिस मनी की बात करें तो वो 1 से लेके 14 दिवस के लिए वहाँ तक हो सकता है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम व्यापारी बैंकों के गौण कार्यों के बारे में। तो गौण कार्य में बेसिकली दो ही कार्य हैं। सबसे पहला जो है वो है ग्राहकों ना एजेंट तरीके तथा उपयोगी सेवाओं पूरी पाड़वानी कार्य। मतलब यहाँ पे जो बैंक होगी वो एजेंट के रूप में काम करेगी। किसके एजेंट, ग्राहकों के। जैसे कि कोई भी एजेंट होता है उसके थ्रू हम कोई भी काम करवा सकते हैं, तो यहाँ पे भी बैंक जो होगी वो भी एक एजेंट के रूप में ही काम करेगी। आपको कोई भी काम करवाना है तो आप वो बैंक से करवा सकते हो। आपको पैसे खाता खुलवाना है तो बैंक खोल के देगी, आपको पैसे जमा करने हैं बैंक जमा करेगी, निकालना है आपको लोन चाहिए बैंक लोन देगी, आपको पैसे फंड ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह भेजना है वो भी बैंक करेगी। मतलब जितनी भी कार्य हैं बैंकिंग के वो सारे के सारे बैंक आपको करके देती है। इसके लिए वो क्या है, बैंक एक एजेंट के रूप में काम करती है। उसका जो दूसरा और आखिरी कार्य है वो है बदलता समय आधुनिक सेवाओं पूरी पाड़वानी कार्य। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे जो बैंक है वो नए नए रेवोल्यूशन ला रही है, नई नई डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बैंकिंग यहाँ पे आ रही है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, RTGST, NEFT कोड, डीमेट अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ लिया होगा, फिर भी एक बार बता दूं मैं। RTGST और NEFT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये दोनों चीज़ें मनी ट्रांसफर के लिए होता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो तो ये RTGS और NEFT के ज़रिए से आप उसको भेज सकते हो। कोड सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये बेसिकली पूरी जितने भी SBI बैंक की एग्जांपल लेते हैं तो इसकी जितनी भी ब्रांचें होती है तो सभी ब्रांचों के में सभी खाताधारक जो होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, सभी को ये ज्वाइन करके रखता है। सपोज आपका अहमदाबाद के अंदर SBI के किसी ब्रांच में अकाउंट है, अहमदाबाद से आपको अगर हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद में अगर आप जाके वहाँ पे किसी भी SBI बैंक की ब्रांच में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे भी आपकी डिटेल मिलेगी। तो सभी जितनी भी ब्रांचेस होती है किसी बैंक की वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कैसे कनेक्ट होती है, कोर सेंट्रलाइज रियल टाइम एक्सचेंज, तो सेंट्रलाइज कोर से वो कनेक्ट होती है। डीमेट अकाउंट बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर धारक, उनके लिए खुलवाया जाता है। वो डीमेट अकाउंट में अपने जो शेयर होते हैं वो उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक है बैंक के कार्य वो यहाँ पे फिनिश होता है। आपको सारे बैंक के कार्य के जो मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, वो उसको याद रखने हैं और ये मोस्ट IMP है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं।